वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रायंगल में। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किए गए आकांक्षा एग्जामिनेशन 2022 के लिए मॉडल सेट के विषय में। आपको पता है कि झारखंड बोर्ड ने आकांक्षा के लिए मॉडल सेट को जारी कर दिया है, तो हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स का मॉडल सेट 1 देखने वाले हैं, सेट 1। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बिना किसी देरी के सभी प्रश्नों का उत्तर जो है सो विस्तार पूर्वक देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, ओम के नियम का निरूपण करने वाला वक्र है। ओम के नियम को जो निरूपित करता है वो वक्र कैसा होता है? रेखीय, कोसाइन फंक्शन, परवलय या अति परवलय यानी पाराबोला या हाइपरबोला। ध्यान दीजिएगा, आप ओम का नियम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ओम के नियम में वाई अक्ष पे वोल्टेज को लिया जाता है और एक्स अक्ष पे विद्युत धारा को लिया जाता है, और इसके बाद जब इसका ग्राफ खींचा जाता है तो वो इस प्रकार से ग्राफ सीधा आता है। इसका मतलब है कि यह किस प्रकार का निरूपण है? तो यह रेखीय निरूपण। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, एक बंद परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा का अनुपात। वोल्टता यानी V और विद्युत धारा यानी I, V/I यानी अनुपात इसी को कहा जाता है। तो इसका अनुपात क्या होता है? R यानी प्रतिरोध। और प्रतिरोध कैसा होता है? तो आपको पता है कि प्रतिरोध होता है नियत यानी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो वोल्टता है और विद्युत धारा है उसका अनुपात कैसा होगा? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या परिवर्तित होता है? तो सही उत्तर होगा स्थिर रहता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है? मतलब कौन है जहाँ से ऊर्जा नहीं निकलती है? जनित्र यानी जनरेटर, सौर कोशिका यानी सोलर सेल जिसको सोलर प्लेट भी कहते हैं, बैटरी और रियोस्टेट। देखिए, जनित्र यानी जनरेटर से ऊर्जा प्राप्त होती है, सोलर सेल से भी ऊर्जा प्राप्त होती है और बैटरी से ही प्राप्त होती है। रियोस्टेट से नहीं प्राप्त होता। रियोस्टेट क्या है? तो रियोस्टेट एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग जो सो प्रतिरोध के मान को, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के मान को घटा और बढ़ा सकते हैं। इसी कारण से इसे धारा नियंत्रक भी कहा जाता है, क्योंकि जब प्रतिरोध के मान को हम लोग घटाएंगे और बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा? तो उससे जो है सो धारा के मान में भी परिवर्तन आपको दिखाई देगा। धारा का मान भी घटेगा और बढ़ेगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, देख लीजिए। 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम मान के 3 प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा गया, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, समांतर यानी समानांतर में अगर प्रतिरोधों को जोड़ा जाए तो आपको पता है कि फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो यहाँ हो जाएगा 1/R = 1/2 + 1/3 + 1/5। एलसीएम लेंगे इन सब का, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा 30। तो यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा आपका 6, यानी टोटल हो जाएगा आपका 15 और 16 31/30। यानी 1/R का मान है 31/30, तो R का मान क्या हो जाएगा? इसको पलट देंगे 30/31। चलिए ऑप्शन को देख लीजिए, हो जाएगा हमारा ऑप्शन भी 30/31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए 5वां नंबर प्रश्न जो है हम लोगों का वो है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, एम्पियर, ओम या वाट? शक्ति यानी P, आपको पता है कि शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, जिसे जूल पर सेकंड भी कहा जाता है। सही उत्तर होगा वाट। जी नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत आवेश यानी Q, उसका दर यानी बटा T। आपको पता है फिजिक्स में समय से भाग देने को ही दर कहते हैं। तो Q/T यानी आवेश के प्रवाह की दर क्या होता है? I होता है। यानी ये क्या है? विद्युत धारा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, विद्युत धारा। एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? आप पढ़े होंगे R बराबर होता है ρ × L/A, यानी R जो है वो लंबाई के समानुपाती होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन है इसकी लंबाई का, तापक्रम का, अनुप्रस्थ क्षेत्र के क्षेत्रफल का, या इनमें से कोई नहीं। तो सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार किस पर निर्भर करता है? देखिए, अवतल दर्पण के बारे में आप पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को अलग अलग जगह पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का आकार भी अलग अलग होता है। जैसे वस्तु अगर अनंत पे है तो प्रतिबिंब F पे बनता है,
बहुत ही छोटा बिंदु साइज का। अगर सी से परे है तो एफ और सी के बीच बनता है वस्तु से छोटा, सी पर है तो सी पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, सी और एफ के बीच है तो सी से परे बनता है वस्तु से बड़ा बनता है, और अगर एफ पे हो तो अनंत पे बनता है और बहुत बड़ा बनता है, और अगर एफ और पी के बीच हो तो दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा बनता है। यानी अगर वस्तु को अलग अलग स्थान पर रखा जाए तो प्रतिबिंब का आकार भी भिन्न भिन्न होता है। तो प्रतिबिंब का आकार किस पर निर्भर करेगा? ऑप्शन देख लीजिए, वस्तु के साइज पर, वस्तु के आकार पर, वस्तु की स्थिति पर, या वस्तु द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल पर। सही उत्तर होगा वस्तु की स्थिति पर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, आवर्धक कांचों की शक्ति दिया जाता है। देखिए आपको पता है ऐसे नॉर्मली कांच के शक्ति पूछा जाए लेंस का तो P बराबर क्या होता है? तो P बराबर होता है 1/f। लेकिन यहाँ पूछा गया है आवर्धक कांच के लिए, तो यहाँ शक्ति हो जाएगा P बराबर 1 + d/f, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ आपको P पता है, शक्ति F पता है, फोकस दूरी है, लेकिन D क्या है? तो D को कहा जाता है डिस्टिंक्ट विजन, यानी सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी। यानी अगर फाइनल हम लोग कह लें तो कहेंगे हम लोग 25 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि क्षमता निकालने के लिए दूरी को सेंटीमीटर में नहीं मापते हैं, तो फाइनली यहाँ हम लोग लिखते हैं D का वैल्यू को 0.25 मीटर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार होता है रेटिना के पीछे, रेटिना पर, रेटिना के सम्मुख, या लेंस तथा रेटिना के बीच। तो ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा? सही, रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब। चलिए अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी क्या है? सबसे पहले देखिए अपसारी लेंस किसको कहते हैं? जो किरणों को फैला दे, यानी किरण इस प्रकार से जाए और फैला दे। तो आपको पता है कि इसका जो है सो फोकस दूरी, मुख्य फोकस कहाँ होता है? यहाँ होता है F1 पे। तो ये क्या होगा, धनात्मक या ऋणात्मक? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक। खुरदरे सतहों द्वारा परिवर्तन क्या कहलाता है? आपको पता है खुरदरा सतह से जब परावर्तन होगा तो परावर्तन की क्रिया जो है सो इस प्रकार से होगी। इसको क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन या अनियमित परावर्तन, क्योंकि बाकी तो 2 ऑप्शन अपवर्तन का दिया है, अपवर्तन तो होगा ही नहीं। यहाँ साफ साफ लिखा है परावर्तन क्या कहलाता है। तो देखिए अगर चिकना सतह होगा तो नियमित परावर्तन, खुरदरा होगा तो अनियमित परावर्तन। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अपवर्तन के दौरान वह मात्रा जो परिवर्तित नहीं होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका अपवर्तन होता है, तो उस समय क्या नहीं बदलता है? दिशा बदल जाता है, चाल बदल जाती है, तरंगधैर्घ्य बदल जाती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। जब भी किसी प्रकाश का अपवर्तन होता है तो आवृत्ति उसकी नहीं बदलती है। चलिए नेक्स्ट है 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अभिदृश्यक लेंस में क्या होता है? ऋणात्मक फोकस दूरी, शून्य फोकस दूरी, बड़ी फोकस दूरी, या छोटी फोकस दूरी। तो ध्यान दीजिएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक ऐसे लेंस का प्रयोग किया जाता है जिसकी फोकस दूरी बहुत कम होती है। तो क्या होगा हमारा? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, छोटी फोकस दूरी का। समकोण प्रिज्म का एक कोण होता है। देखिए समकोण नाम सुनकर के सभी लोग टिक कर देते हैं 90 डिग्री, लेकिन ये हमारा सही नहीं होगा। समकोण प्रिज्म जो होता है उसका एक कोण कैसा होता है? 45 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 45 डिग्री होता है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें लोग अक्सर गलती करते हैं, 90 डिग्री टिक आउट कर लेते हैं। सही उत्तर होगा हमारा 45 डिग्री। 16 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण गुजरती है। लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से जब अपवर्तन होगा तो समांतर किरणें कहाँ जाएगी? तो आपको पता है कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, फोकस बिंदु के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगी? लेंस की शक्ति P बराबर 2 डायोप्टर है तो F बराबर क्या होगा? 1/P यानी 1/2। तो क्या हो जाएगा हमारा? इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करें या फिर ऐसे ही छोड़ दे तो 1/2 क्या होता है? 0.5 होता है। ये क्या होगा? मीटर। तो चलिए ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन ए होगा 0.5, लेकिन यहाँ मीटर इनवर्स दे दिया यानी पर मीटर दिया है, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ मीटर होगा। ठीक है, 0.5 मीटर होगा।
आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का अनुपात क्या होता है, यानी साइन आई बटा साइन आर क्या होता है, ये आपको बताना है। साइन आई बटा साइन आर, न्यूटन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, परावर्तन का नियम या स्नेल का नियम, तो आपको पता है कि ये क्या है, ये स्नेल का नियम है और ये अपवर्तन का दूसरा नियम है। चलिए, इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य प्रकाश परावर्तित होता है, कोहरा से, बादल से, लाखों वर्षा बिंदुओं से या कुहासा से। तो आपको पता है इंद्रधनुष कब दिखता है, तो वर्षा के बाद दिखता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लाखों वर्षा बिंदुओं से। अपवर्तनांक की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई मात्रक क्या है, एसआई इकाई क्या है। तो देखिए अपवर्तनांक क्या है कि रेशियो है, तो जो कोई भी अनुपात होता है उसकी कोई इकाई नहीं होती है, इसलिए अपवर्तनांक का भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही इकाई नहीं होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रदत्त चित्र में, ये जो फोटो दिया हुआ इस फोटो को देखिए, प्रदत्त चित्र में किरण अभिलंब रूप से कांच के स्लैब पर पड़ता है तो अपवर्तन कोण क्या होगा। देखिए क्या हो रहा है, इस फिगर में दिया है कि 0 डिग्री के साथ कोई वहाँ से अगर चल कर के प्रकाश की किरणें आ रही है तो इसका अपवर्तन क्या होगा। देखिए आप पढ़ें कि अगर इस प्रकार से आ जाए और कोई विरल से सघन जाए तो इस तरह से मुड़ जाएगा, और अगर विरल से सघन से विरल चला जाए तो इस तरह से दूर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई 0 डिग्री बना करके आ रहा है, सीधा आ रहा है इस प्रकार से अभिलंब की ओर, तो फिर उसका जो है सो किसी भी प्रकार से अपवर्तन नहीं होगा, यानी जैसे आ रहा है वैसे नीचे आ जाएगा। तो यहाँ सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए या ऑप्शन 1, 0 डिग्री। नेक्स्ट है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की शक्ति। देखिए एफ बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, 20/100 मीटर, क्योंकि पावर निकालने के लिए आपको मीटर में चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए आप 2/10 या 1/5 भी इसको लिख सकते हैं। तो P बराबर होता है 1/f, यानी हो जाएगा 1/1/5, तो क्या हो जाएगा फाइनली 5, और चूंकि P है तो क्या हो जाएगा डायोप्टर। तो ये तो 5 डायोप्टर हो गया, लेकिन 5 डायोप्टर के 2 ऑप्शन है, +5 डायोप्टर या -5 डायोप्टर। तो यहाँ हमारा उत्तल लेंस में आपको पता है कि F2 को बोलते हैं मुख्य फोकस, तो ये प्लस होगा, तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। देखिए परिनालिका आपको पता होगा कि परिनालिका इस प्रकार से होती है जिसमें कुंडली लपेटी हुई होती है इस प्रकार से, और इसमें जो है सो क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। तो विद्युत धारा अगर सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर, अगर प्रणालिका से प्रवाहित किया जाए तो इसके भीतर जो होगा वह चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, 0, इसके सिरे की ओर जाने पर घटेगा, सिरे की ओर जाने पर बढ़ेगा, या सभी बिंदु पर समान होगा। तो ध्यान दीजिएगा इसके भीतर अगर हम लोग देखें तो चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, समान होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है, कारण क्या है इसका। रक्त का रंग लाल है, प्राणी लाल रंग को पहचान सकते हैं, लाल प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है, या लाल खतरा का संकेत है। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 3, लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसके कारण यह लंबी दूरी तय करता है, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए 26 है, मरीचिका एक उदाहरण है। देखिए मरीचिका क्या है, मरीचिका एक मिरेज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। मरीचिका का मतलब होता है अगर आप रेगिस्तान में चले जाएंगे जहाँ बालू ही बालू होता है, तो जब आप दूर देखिएगा तो आपको क्या लगेगा कि वहाँ चमकता हुआ दिखाई देगा, और ऐसा लगेगा जैसे वहाँ पानी का कोई तालाब या जो है सो पानी का कोई स्रोत है। और जैसे ही दौड़ के आप उस ओर जाइएगा, उसके नज़दीक जाइएगा तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, और फिर जब आप दूर देखिएगा तो दूर बालू में चमकता हुआ दिखाई देगा और आपको लगेगा कि वहाँ पानी है। तो इसी को कहा जाता है मरीचिका, इसी को बोलते हैं मृग तृष्णा, यानी आप भटकते रह जाइएगा लेकिन आपको पानी नहीं मिलेगा और हमेशा लगेगा कि आगे जो है सो पानी का जो है सो क्या है, एक स्रोत है। तो ये क्या है, केवल प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन तथा कुल आंतरिक परावर्तन का, या केवल प्रकाश के प्रकीर्णन का। तो देखिए इसका उत्तर जो होता है वो आंतरिक परावर्तन के कारण, कुल आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये दिखता है। लेकिन यहाँ दो ऑप्शन मिल चुके हैं आपके, ऑप्शन नंबर 3 में प्रकाश के अपवर्तन तथा कुल आंतरिक परावर्तन, तो यहाँ दोनों होता है।
तो हमारा सही उत्तर अगर आप देख लीजिए तो आप इसको टिक आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ परावर्तन ही होता है। तो सही उत्तर फिलहाल हम लोग 2 को ही लेकर चलते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर का है, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसका कारण क्या है? वायुमंडल द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन या विवर्तन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 28 नंबर में है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा है। आभासी भी है, सीधा भी है और वस्तु से बड़ा भी है। का दिखाई पड़ता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो बहुत आसान है, अगर सीधा है तो सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब वो P और F के क्या होगा? बीच होगा, तो वहाँ पर क्या बनेगा? वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। 29 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, दर्पण से आप जितना भी दूर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई पड़ेगा। दर्पण का प्रकार होने की संभावना है। तो देखिए सीधा 2 ही दर्पण में दिखाई देता है, कहीं भी खड़े रहिए सीधा दिखाई देगा। तो वो आपको जो है सो समतल दर्पण में भी मिलेगा और उत्तल दर्पण में भी मिलेगा। तो सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन 4, लेकिन यहाँ या ना होकर क्या होगा? और होगा, क्योंकि दोनों में आपको दिखाई देगा क्या कि आप कहीं पे भी है तो सीधा दिखाई देगा। तो या भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 4 को ही लेकर चलेंगे। नेक्स्ट है, एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को कहा जाता है। देखिए विद्युत मोटर आप पढ़े होंगे, तो इस प्रकार से विद्युत मोटर होता है और इसी को कुंडली बोलते हैं, और इसी कुंडली का दूसरा नाम क्या है? आर्मेचर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आर्मेचर। 31 नंबर है हमारा, प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तित हो सकता है जब ये चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलेगा? देखिए चुंबकीय क्षेत्र में अगर वो जाता है तो द्रव्यमान, चाल, संवेग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई प्रोटॉन है और वो चुंबकीय क्षेत्र में चला गया तो नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पर क्या होगा कि उसकी चाल बदल जाएगी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसको कहा जाता है, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। किसी कुंडली को आर पार विद्युत धारा प्रवाहित होने के फलस्वरूप चुंबकीय क्षेत्र के उत्पादन की प्रक्रिया है। चुंबक तथा कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति के लिए कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का उत्पादन है, विद्युत का उत्पादन है, या किसी विद्युत मोटर में कुंडली के घूर्णन की प्रक्रिया है। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 3, चुंबक और कुंडली के बीच अगर आपेक्षिक गति होती है, यानी कि या तो चुंबक गति करती है या कुंडली गति करती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कुंडली में एक विद्युत धारा प्रेरित हो जाएगी, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना भी कहा जाता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यानपूर्वक, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण कौन है? जनरेटर, एम्पीयर, अच्छा एमीटर है, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या मोटर। देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण जो करंट देता है तो क्या होगा? ऑप्शन ए, जनरेटर। जनित्र ही हम लोगों को विद्युत धारा प्रवाहित करी है, विद्युत धारा का उत्पादन करके हम लोगों को देता है। आ जाइए, लघु पतन के समय परिपथ में धारा, जब लघु पतन होता है यानी शॉर्ट सर्किट होता है तो परिपथ में, विद्युत परिपथ में धारा क्या होती है? वास्तविक रूप से घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, भारी रूप से बढ़ती है या सतत रूप से परिवर्तित होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, अचानक से जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान इतना अधिक बढ़ जाता है कि जितने भी उपकरण हैं सभी उपकरण क्या होते हैं? क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। मायोपिया बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दिया जाता है उत्तल लेंस का उपयोग, अवतल लेंस का उपयोग, सम अवतल लेंस या समतल उत्तल लेंस। देखिए मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटेडनेस, यानी निकट दृष्टि दोष। कहने का मतलब है कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रही है, दूर की नहीं दिखाई दे रही है। तो दूर का देखने के लिए हमें क्या चाहिए? अवतल लेंस चाहिए। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी। 36 में देखिए क्या बोल रहा है, 6.2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक को बहुत ही नगण्य प्रतिरोध वाले तार द्वारा 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा 0.4 एम्पियर है, तो बैटरी द्वारा उत्पादित कुल शक्ति क्या होगी?
देखिए कुल शक्ति P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। सबसे आसान जवाब, चाहे बहुत ही नगण्य प्रतिरोध वाला तार हो या कुछ भी हो, P बराबर होता है V इंटू आई। V है आपका 5, I है आपका 0.4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपका 1 मिनट 5 इंटू 0.4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 वाट आ जाएगा। 2 वाट हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 37 में है, तापकरण बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध, अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए चालक का प्रतिरोध टेम्परेचर के समानुपाती होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। छोटे तारों की तुलना में लंबे तार में होता है, देखिए R बराबर समानुपाती होता है L, यानी लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो यहाँ बोल रहा है लंबे तार में क्या होगा, अधिक प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट है, AC जनरेटरों में उत्पादित धारा, AC जनरेटर में जो धारा उत्पादित होता है वो क्या होगा, वो भी AC होगा। AC जनरेटर नाम ही है उसका, क्योंकि AC धारा यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को उत्पादित कर रहा है। तो सही ऑप्शन ए। भूसंपर्क तार के जरिए बहुत पैमाने की धारा बहती है, क्योंकि इसका देखिए बहुत बड़े पैमाने की धारा बहती है भूसंपर्क तार के जरिए। इसका क्या मतलब है, बहुत कम प्रतिरोध है, उच्च आवृत्ति है, बहुत उच्च प्रतिरोध है, निम्न आवृत्ति है। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, बहुत कम प्रतिरोध होता है। तो चलिए यहाँ पे हमारा देख लीजिए क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। सेट 1 यहाँ हमारा फिजिक्स का समाप्त हो जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।